राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि? ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो। तो और क्या करूं? पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई। उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है। ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारे दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे, ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है, आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई। और ऊपर से वो अंकल जी, न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं। उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे? मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए। कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल, हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी। चलिए, मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है?
कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ, मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता, वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराए नहीं सके ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा, राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो, अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे? हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहाँ गलत था। मधु दोपहर के समय अपने बच्चों को लेकर स्कूल से आती है तो देखती है कि पूरा घर आग की तरह तप रहा होता है और वो अपनी सास शकुंतला, जो कि टीवी देख रही होती है, उसे बड़े प्यार से कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? विशाल हमारे लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं, जब घर में एसी लगा हुआ है तो आप चलाते क्यों नहीं हैं? मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है, तभी तो उसकी पाई पाई जोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू है कि मानती नहीं। मैंने बोला था कि बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दो, लेकिन मेरी तो चलती ही नहीं। माँ जी, वैसे भी वो पढ़ाई में इतनी ज्यादा कमजोर है, सरकारी स्कूल में उसकी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, तो उसकी पढ़ाई और ज्यादा खराब हो जाती, इसीलिए उसका स्कूल प्राइवेट रखा है हमने। बहू, तुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे जीते जी एसी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। माना कि गर्मियां हैं, तो क्या हो गया? अरे हमारे शरीर को गर्मियां सहने की भी आदत होनी चाहिए। तभी मधु की बेटी नेहा कहती है, माँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दादी को बोलो ना एसी चलने दे। वैसे भी सिर्फ हॉल के अंदर एसी लगा है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आपकी एक लौती पोती है नेहा,
और वो कितनी ज्यादा परेशान हो रही है। थोड़ी देर एसी में बैठने दीजिए, उसके बाद एसी बंद कर दूंगी, कसम से। अपनी पोती से प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे जिद और जरूरत में फर्क समझ में आता है। अरे कभी गांव में जाकर बच्चों को देखो, नंगे धूप में घूमते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, और तूने अपने बच्चों को नाजुक बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरे जैसी बने। हाँ, यानी कि आपके जैसी कंजूस। क्या बोला तूने? जरा दोबारा तो बोलना। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो नेहा, तुम कमरे में चलकर ड्रेस बदल लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आती हूँ, ठीक है? आखिर शकुंतला अपनी जिद पूरी करवा ही लेती है और वो एसी नहीं चलने देती। मधु इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होती है। शाम को जब विशाल घर आता है तो पूरे घर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सभी परिवार वाले साथ में खाना खाने बैठे हैं और विशाल कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ईंट की भट्टी में खाना खाने के लिए आ गया हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है मधु? आज खाना ड्राइंग रूम में बनाया था क्या? अजी अगर ये सब पूछना है तो अपनी माँ से पूछो। पूरा दिन इनसे हाथ जोड़कर विनती करती रह गई, पर क्या मजाल कि एसी चलने दिया हो। मेरी कंजूस सास ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। क्यों परेशान करती हो माँ? बच्चा है, एसी की डिमांड तो करेगा ही। मैं तो मानने से रही। हम एक काम करते हैं, हम अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं। माँ जी को तो ड्राइंग रूम में एसी चलने से दिक्कत है ना, अब कमरे में एसी चलाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बात सुनकर शकुंतला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कहूंगी। इस घर में नया एसी चलेगा ही नहीं। बस छोटी सी बात है और ये बात यहीं पर खत्म हो गई। अब इस बारे में कोई भी बहस नहीं सुनना चाहती। शकुंतला ये बोलकर खाने से उठकर चली जाती है। वहीं मधु भी अपनी सास की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ दिन गुजरते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन नेहा अपने कमरे में सो रही थी और मधु रसोई में खाना बना रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हाँ, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे माँ जी को एसी की अहमियत पता चले। अरे भगवान ने जिन लोगों को सहूलियत दी है उन्हें तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, वरना वैसे तो कितने लोग हर कमरे में एसी लगाकर भी रह रहे हैं। हम उनसे तो अपनी तुलना नहीं कर रहे। अब ऐसा ही होता है। मधु अपनी सास को सुधारने का प्लान बना लेती है। एक दिन जब नेहा स्कूल गई हुई थी तभी मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे रोटी बनानी है और सुबह से 2 बार उल्टी भी हो गई है। क्या पता आपको मैं जल्दी दोबारा खुशखबरी देने वाली हूँ। आप एक काम करिए ना, जाकर नेहा को स्कूल से लेकर आ जाइए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर नेहा बेटी को ले आती हूँ। हाँ, अगर रास्ते में तुझे चक्कर आ गए तो नेहा घबरा जाएगी, वैसे भी अभी छोटी है। शकुंतला कड़ी धूप में नेहा को लेने के लिए जाती है। दरअसल मधु शकुंतला को कोई जिम्मेदारी नहीं दिया करती थी, जिस वजह से शकुंतला बस घर में रहा करती और उसे बाहर की गर्मी का एहसास नहीं था। आज जब वो गर्मी में अपनी पोती नेहा को लेने जाती है तो जाते हुए ही उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे आग का गोला सूरज हमारे सर पर ही बैठा हुआ है। शकुंतला फिर भी किसी तरह नेहा को लेने स्कूल पहुंच जाती है। तभी नेहा सभी बच्चों के साथ स्कूल की वर्दी में अपनी दादी की तरफ आती है। नेहा का चेहरा पसीने से लाल हो गया था और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसकी हालत देखकर शकुंतला दंग रह गई। हाय हाय, मेरी छोटी सी बच्ची का चेहरा गर्मी की वजह से कैसा लाल हो गया है। त्वचा तो बिल्कुल खराब हो रही है। हाँ, बस घर जाते ही इसे थोड़ी देर एसी की हवा में बैठा दूंगी। अब ऐसा ही होता है। जैसे ही शकुंतला नेहा को लेकर घर आती है तभी मधु एसी का रिमोट छुपा देती है। शकुंतला घर आते ही मधु से कहती है, अरे मधु, एसी का रिमोट कहाँ है? देख, नेहा को कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी के अभी एसी चला। और नेहा बेटा, आजा, थोड़ी देर एसी के नीचे बैठ जा। माँ जी, आपने ही तो बोला था कि गर्मी है और एसी नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने एसी का रिमोट ही छुपा दिया ताकि हम बार बार डिमांड ही ना करें। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी इकलौती पोती का चेहरा देख।
अगर वो बीमार हो गई तो क्या करूंगी इस पैसे का, और क्या करूंगी इस एसी का जो इतना महंगा लाकर दीवार पर लटका हुआ है। नेहा ने भी अपनी दादी की बात सुनकर बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे दादी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो मेरी? आपको तो पता है कि आप मुझे वैसे भी एसी नहीं चलाने देते। मुझे तो आदत हो गई है गर्मी में घर आने की। आप फिक्र मत करो, अभी माँ मुझे ठंडा पानी या मैंगो शेक देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नेहा की बात सुनकर शकुंतला का पत्थर दिल अब पिघल जाता है और वो अपनी बहू और पोती से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे कभी भी तुम लोगों से इतनी कंजूसी से पेश नहीं आना चाहिए था। अगर विशाल कम पैसे कमाएगा तो हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन एसी भी आजकल की गर्मी के हिसाब से जरूरत की चीज है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मधु, एसी चला ले। जब घर ठंडा हो जाए तो बंद कर देना, फिर जब विशाल आएगा तब इसे थोड़ी देर चला देना। मेरा बच्चा भी तो गर्मी में ऑफिस से घर आएगा